सलोमी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि जिस शख्स को मैंने अदनान समझकर पकड़ा था वो वाकई अदनान नहीं है बल्कि तमकीन है। अब सवाल ये था कि वो जो कोई भी हो, मेरा उससे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था। इस पूरे हंगामे की पुष्ट पर सलोमी थी। उसी की वजह से अदनान अब्बासी या तमकीन इसमें मुलव्विस हुआ था और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि अदनान अब्बासी से मेरी बाकायदा दुश्मनी हो गई थी। सोनिया उसके कब्जे में थी, जिसे उसके चुंगल से आज़ाद कराना मेरी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ अदनान ने भी उसे अपने वक़ार का मसला बना लिया होगा। मेरी वजह से उसे जो ज़िक उठाना पड़ी उसे बर्दाश्त करना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। इस बात से मुझे बहरहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी कि असल अदनान कौन है और नकल कौन। दिलचस्पी होना या न होना अलग मामला था। अब तो मैं मजबूर था। अदनान ने अपनी तवज्जो मुझ पर मरकूज कर दी थी। मैं दिलचस्पी न लेता तो मारा जाता। अदनान अब्बासी का जो खाका बना था उसके पेश नज़र उससे दरगुजर की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मुझे अपने लिए काम करने पर मजबूर नहीं कर सका था। टेलीफोन की घंटी मुझे ख्यालात की दुनिया से बाहर ले आई। रिसीवर उठाते वक्त मैं सोच रहा था कि दूसरी तरफ मेरे वही नामालूम दुश्मन होंगे, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। दूसरी तरफ से जो आवाज़ सुनाई दी उसे सुनकर यूं महसूस हुआ था जैसे वो आवाज़ किसी मशीन से बरामद हुई हो। लहजा सपाट और बेतासुर था। कौन बात कर रहा है? मैंने जवाबी सवाल किया, तुम कौन हो? मेरे माथे पर नागवार सी शिकने पड़ गई थी। जवाब में उस मशीनी आवाज़ ने टेलीफोन नंबर दोहराया। क्या तुम इस नंबर से बात कर रहे हो? मैंने भी बेतासुर आवाज़ में कहा, हाँ, तुम्हें किससे बात करनी है? वो बोला, अगर तुम इसी नंबर से बोल रहे हो तो तुम्हें अली हम्माद होना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, मैं अली हम्माद ही हूँ। मेरी पेशानी पर शिकने कुछ और गहरी हो गईं। मैंने कहा, मगर मैं तुम्हें शनाख्त नहीं कर सका। तुम कौन हो? जवाब में एक कहा सुनाई दिया। ये भी ऐसा ही था जैसे किसी मशीन से आवाज निकली हो। वो बोला, तुम शनाख्त कर भी नहीं सकते। अगर तुम अदनान अब्बासी को रिहा कर दो तो तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है। मैंने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। बड़ी मासूमियत से पूछा, कौन अदनान अब्बासी? वो बोला, वही जिसे तुमने अगवा किया है। तुम्हारी भलाई के लिए मशवरा दिया जाता है कि या तो उसे रिहा कर दो या बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसे रिहा कर दूंगा, मगर पहले उसने मेरी बीवी को अगवा किया था। मैंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। वो बोला, सौदेबाजी करना हमारे उसूल के खिलाफ है। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है करो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा, सौदेबाजी करना तुम्हारे उसूल के खिलाफ है और दूसरों के सामने झुकना मेरा शेवा नहीं है, लिहाजा मजीद गुफ्तगू करना लाहासिल होगा। वो बोला, ठीक है, पहले तुम अदनान को रिहा कर दो, फिर हम तुम्हारी बीवी को भी छोड़ देंगे। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, नहीं, जिसे पहले अगवा किया गया है रिहा भी पहले वही किया जाएगा। वो बोला, तुम बहुत हठ धर्म हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि इस तरह इनकार करके तुम अपने लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर लोगे। मैंने कहा, हठ धर्म मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैंने तो एक उसूल की बात की है। बोला, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम तुम्हें दोबारा फोन करेंगे, उस वक्त तक इंतजार करो। फोन बंद करके मैं दोबारा सोच में डूब गया। अदनान के आदमियों ने दोबारा इसी बंगले की निगरानी शुरू कर दी थी और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। उस वक्त जो फोन मुझे मौसूल हुआ वो भी खासा उलझा देने वाला था। वो आवाज कतई गैर इंसानी मालूम होती थी, गोया वो कोई मशीनी आवाज थी। सवाल ये पैदा होता था कि अदनान का गिरोह कितना मुनज़्ज़म है। क्या थोड़ी देर कबल मैंने किसी कंप्यूटर से शर्फ़े हम कलामी हासिल किया था? कम से कम इराक में किसी ऐसे कंप्यूटर की मौजूदगी ताज्जुब खेज थी जो बातें भी कर सकता हो। ये भी मुमकिन था कि वो कोई आदमी ही हो, मगर आदमी के लहजे में जज्बातियत की थोड़ी बहुत आमेजिश तो हो ही जाती है। मैं महसूस कर रहा था कि इतने मुनज़्ज़म गिरोह से तन्हा टकराना आसान नहीं होगा। मेरे जहन में इराकी इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल नुमान का नाम आया, मगर मैंने उससे मदद लेने का ख्याल जहन से झटक दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अदनान अब्बासी के सामने कर्नल नुमान भी बेबस होगा। मुझे ये एहसास भी था कि कर्नल नुमान तक न सिर्फ आर्थर और टोरमेंटो के कत्ल की इत्तला पहुंच गई होगी, बल्कि वो मेरे गायब हो जाने पर भी परेशान हो रहा होगा। लेकिन मैं उससे राब्ता कायम न करने का फैसला कर चुका था। मेरी नज़र में कर्नल नुमान अपने तमाम तर इख्तियारात के बावजूद एक बेबस आदमी था और किसी बेबस आदमी के लिए काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। इससे तो बेहतर ये होता कि मैं अदनान के लिए ही काम कर लेता, जो कम से कम बाइख्तियार तो था। अदनान अब्बासी बास पार्टी का सरकर्दा कारकुन था और उससे उलझने का मतलब था हुकूमत से तसादुम। मगर मैं इस तसादुम को किस तरह रोक सकता था? जब किस्मत में दरबदरी लिख दी गई हो तो कोई क्या कर सकता है? आदमी कितना बेबस है। अब मेरे सामने एक तरफ अदनान अब्बासी था और दूसरी तरफ वो पार्टी थी जिसने आर्थर के घर पर शबखून मारा था। वो दोनों ही मेरे दुश्मन हो रहे थे। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मुझे उन दोनों में से किसी एक से मसालहत करना थी।
अदनान से मसालहत करना मुमकिन नहीं था, तो फिर मैं उठकर खिड़की के करीब आया और पर्दा सरकाकर सामने वाले बंगले की तरफ देखने लगा। मेरे पास इंतजार करने के लिए वक्त नहीं था। जो भी फैसला करना था फौरी तौर पर करना था। अदनान अब्बासी के हाथ बहुत लंबे थे और वो किसी भी वक्त मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। अपना दिफा करने के लिए मैं एक नागवार फैसला करने पर मजबूर हो गया था। मैं पलट कर टेलीफोन सेट तक आया और रिसीवर उठाकर सामने वाले बंगले का फोन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी जो इससे कबल भी मैं एक बार सुन चुका था। हेलो, मैंने अपनी असली आवाज में कहा। मैं अली हम्माद बात कर रहा हूँ। उसका लहजा है जानी हो गया। तुम उसने मेरी आवाज पहचान ली। मैंने तेजी से कहा, खबरदार, इससे आगे कुछ न कहना, हो सके तो मुझसे मिल लो। उसने कहा, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? उसके लहजे में अब भी है जान था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ? वक्त मत जाया करो। मैंने फोन बंद कर दिया। मालूम नहीं मैंने सही कदम उठाया था या नहीं, लेकिन अब तो मैं अपनी असलियत जाहिर कर ही चुका था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ। वो अगर गेट से अंदर आने की कोशिश करता तो उसे कॉल बेल बजानी पड़ती, इसलिए कि गेट तो बंद था। इसका मतलब यही था कि वो अदनान के आदमियों को जुल देकर किसी और तरह अंदर घुसा है। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर उस पर पड़ी और मैंने उसे पहचान लिया। वो अगरचे मेकअप में था मगर मेरी निगाहों से छुप नहीं सकता था। वो भी मुझे देखकर सिर्फ एक लम्हे के लिए झिझका था और जब मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो उसने एक नारा लगाकर मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने बौखलाकर कहा, ये क्या बेहूदगी है, हटो। वो बोला, नहीं छोड़ूंगा। कितनी मुश्किल से मिले हो और अब कह रहे हो कि छोड़ दूं? मैंने उसे गर्दन से पकड़कर खुद से अलहदा किया और वो एहतजाज करने लगा। अरे छोड़ो, मेरी गर्दन टूट जाएगी। मैंने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करते हुए बड़ी बेनियाजी से कहा, टूट जाने दो। वो बुरी तरह मचला, बोला, अरे खुदा के वास्ते छोड़ दो, क्यों मेरी जान लेने पर तुल गए हो? मैंने कहा, जाओ, खुदा के वास्ते तुम्हारी गर्दन छोड़ी, मगर अब मुझसे लिपटने की कोशिश मत करना। उस पस्ता कामत ने कहा, तुम बहुत संगदिल हो चीफ। हम तुम्हारी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और तुम बड की गर्दन तोड़ने के चक्कर में हो। मैंने कहा, फजूल बातें मत करो, हालात बहुत संगीन हो गए हैं। मैंने मजबूरन तुम पर अपनी असलियत जाहिर की है। बड ने मेरे साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गया था चीफ। तुम्हें अदनान पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, जिसे मैंने अदनान समझकर अगवा किया था वो अदनान का बॉडी डबल है। बट मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। उसने इंतहाई हैरत से कहा, क्या कह रहे हो चीफ? मैंने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। जिस शख्स को मैंने अगवा किया है उसका असल नाम तमकीन है और ये मुस्तकिल अदनान के रूप में रहता है। बट ने पूछा, क्या ये सब बातें उसने तुम्हें खुद बताई हैं? मैंने कहा, खुद से नहीं बताई, मैंने उससे उगलवाई हैं। ऐसी बातें कभी खुद से नहीं बताई जाती। बट ने कहा, उसने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा। मैंने बट को घूरा, कहा, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं उसके बयान पर इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? बट गड़बड़ा गया, बोला, नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें उसके बयान की तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं पहले ही तस्दीक कर चुका हूँ। जाहिर है इतनी बड़ी बात पर आंख बंद करके यकीन तो नहीं किया जा सकता। बट ने हैरान होकर पूछा, कहीं आए गए बगैर तुमने किस तरह उसके बयान की तस्दीक कर ली? मैंने झुंझुलाकर कहा, इस बहस को छोड़ो, मसला यह है कि असल अदनान अब्बासी मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहा है। बट ने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा, बोला, ऐसी बातें तुम्हारे लिए कब से मसला हो गई? मैंने कहा, जब से 2 अफराद मेरी कैद में हैं। मैं अगर तन्हा होता तो मुझे कोई परवाह ना होती। बट बड़बड़ाया, बोला, समझ में नहीं आता, कभी तो तुम इतने निडर हो जाते हो। अरे हाँ। वो यक बयक चौंक पड़ा, बोला, तुम्हें मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ? मैं मुस्कुराया, कहा, तुम बहुत बासलाहियत सही बट, मगर मेरे सामने तिफले मकतब हो। वो बोला, ये बात तो मुझे तस्लीम है चीफ, वरना बर्ड किसी के सामने नहीं झुकता, मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, जब तुमने पहली बार मुझे फोन किया तो आवाज बदल कर फोन कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। लेकिन जब तुमने मुझ पर अपनी मालूमात का ज्यादा रोब डालने की कोशिश की तो मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जिस किस्म की हिमाकत तुमने की थी उससे कोई भी नतीजा अखज़ कर सकता था कि इस बंगले की निगरानी हमा वक्त की जा रही है। जाहिर है इसके बगैर इतनी अप टू डेट मालूमात नहीं हो सकती। इन्हीं खुतूत पर गौर फिक्र करने के बाद मैंने सामने वाले बंगले का फोन नंबर डायरेक्टरी से तलाश किया और जब दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो तुमने अपनी असली आवाज में बोलने की हिमाकत की। सच बात तो ये है कि तुम्हारी आवाज सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी हिमाकतों पर गुस्सा आया। आखिर इन हिमाकतों की क्या जरूरत थी? बर्ड ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता चीफ तो हमारे हाथों मार खा गया होता। ये तो हमारी बदकिस्मती हुई कि नॉर्मन शलोफ के मेकअप में हमारे मद्दे मुकाबिल तुम निकले। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, बकवास मत करो, किसी रोज तुम अपनी हिमाकत के नतीजे में दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना हो जाओगे।
बर्ड ने ढिठाई से जवाब दिया। बोला, अभी तक तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बर्ड को दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना कर सके। मैंने बर्ड को घूर कर देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा, फिर अटक अटक कर बोला, तुम हमेशा बर्ड को नाजायज तौर पर दबाने की कोशिश करते हो चीफ। बर्ड अगर जबान खोले तो उस पर डांट पड़ती है। मैंने बदस्तूर से घूरते हुए कहा, बको, क्या बकना चाहते हो? वो बोला, जब तुमने मुझे पहचान लिया था तो खुद को छुपाए रखने की क्या जरूरत थी? क्या तुम खुद को जाहिर नहीं कर सकते थे? मैंने कहा, तुम्हारी हिमाकतों की वजह से मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। वो बोला, ये क्यों नहीं कहते कि तुमने भी जवाब में हिमाकत की? अगर हम में से किसी के हाथों मारे जाते तो क्या होता? मैंने कहा, मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया था। तुम मेरी तरफ से इतनी बुरी तरह मशकूक हो गए थे कि अपना इत्मीनान किए बगैर मेरे खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। वो बोला, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है चीफ। जब तुमने हमारे बनाए हुए निशान को ज़र्ब का निशान करार दिया तो मुझे चौकन्ना होना पड़ा, क्योंकि मोसाद के एजेंट इस निशान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैंने कहा, वाकिफ तो मैं भी हूँ, मगर चूंकि पहली बात यही जहन में आई थी इसलिए जहन किसी और तरफ मुंतकिल ही नहीं हो सका। जब तुमने आई को 1 और ओ को 0 वाली मिसाल दी तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो ज़र्ब का निशान नहीं बल्कि अंग्रेजी हर्फ एक्स था, और जाहिर है कि ये हर्फ तहजीब मैल्कम एक्स की तरफ इशारा करता है। वो बोला, तुमने तो हम लोगों से यूं मुंह मोड़ा कि फिर पलट कर खबर न ली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बेमुरव्वत भी हो सकते हो। बर्ड का कहना अपनी जगह दुरुस्त था। मैंने वाकई उन लोगों की खबर नहीं ली थी, लेकिन वो ये बात नहीं जान सकता था कि तहजीब से यूं कता ताल्लुक कर लेने से मुझ पर क्या बीती थी। मैंने खुद से तो कुछ भी नहीं किया था। तहजीब ने खुद ही इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुझसे अलहदा रहकर काम करना चाहती है। तहजीब जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी, मैं उसकी ख्वाहिश किस तरह रद्द कर सकता था? जज्बाती बहरान तो आते जाते रहते हैं। आदमी अपनी हर कैफियत से लड़ सकता है, बड़े बड़े तूफानों से सुरखरू होकर उभर सकता है, तो अपनी किसी महबूब हस्ती की ख्वाहिश पर कोई कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? मैंने भी तो यही किया था। तहजीब की ख्वाहिश पर खुद को उससे दूर कर लिया था। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया था, मगर मैं मुजरिम गर्दाना जा रहा था। और मुझे मुजरिम गर्दानने वाला कौन था? वो कोई गैर नहीं था, मेरा सबसे करीबी साथी था, जो मेरे लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार रहता था, जिसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था और सिर्फ मेरा हो रहा था। वो जो मेरे अहकामात पर अमल करना अपना फर्ज समझा करता था, मुझसे मेरी बेमहरी का शिकवा कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि उसे क्या बताऊं, किन अल्फाज में अपनी सफाई पेश करूं। मैंने कहा, क्या तहजीब को भी मुझसे यही शिकायत है? तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं अपनी आवाज की भर्राहट पर काबू न पा सका। बर्ड ने कहा, हम लोग पूरी दुनिया में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। अली ग्रुप का हर मेंबर तुम्हारी तलाश में है। न चाहते हुए भी मैं पूछ बैठा, तहजीब कहाँ है? क्या वो मुझे याद करती है? बर्ड ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। बोला, तुम्हारे बाद मैडम ही तो हमारी इंचार्ज हैं। क्या उनकी मर्जी के बगैर हम कोई काम कर सकते हैं? बर्ड के जवाब से साफ जाहिर था कि तहजीब मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। मैं ये समझने से कासिर था कि वो मुझसे क्यों मिलना चाह रही है। बर्ड ने कहा, तुम्हें कुछ अंदाजा है चीफ कि हम लोग कब से तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे भला कैसे मालूम हो सकता है? बर्ड ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें वाकई नहीं मालूम हो सकता। तुम्हें याद होगा कि तुम अमेरिका से शाम आए थे और तुमने वो असलहा साज फैक्ट्री तबाह कर दी थी जो ऑलिव हावर्ड और हारूत राबील के इश्तराक से शाम में खुफिया तौर पर कायम की गई थी। उस फैक्ट्री के साथ ही ऑलिव हावर्ड भी हलाक हो गया था। हम लोग उस वक्त अमेरिका में ही थे और हमने इस कामयाबी का जश्न भी मनाया था। उसके बाद हमें इत्तला मिली कि तुमने शामी फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मैडम इस इत्तला पर खुश भी हुई थी और अफसरदा भी। मैंने मुस्तरिबाना लहजे में पूछा, इसमें अफसरदा होने वाली कौन सी बात थी? वो बोला, मैडम के ख्याल में तुमने खुद को महदूद कर लिया था। उनका मौक़िफ़ था कि तुम्हें यहूदियों का मुकाबला ज्यादा वसी महाज पर करना चाहिए। खुशी उनको तुम्हारे जज्बे की थी जिसके तहत तुम फौज में शामिल हुए थे। ताहम तुमने जल्दी में अपने इस फैसले पर नजरसानी कर ली। शायद तुम्हें खुद भी एहसास हो गया होगा कि तुमने सही फैसला नहीं किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ चीफ? मैंने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तज्जिया भी तहजीब ने किया होगा। बर्ड झेंप गया। बोला, हाँ, फिर तुम बैरूत में एक मिशन की तकमील के बाद इसराइलियों की कैद में चले गए। मैं बयान नहीं कर सकता चीफ कि तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मैडम की क्या हालत हुई थी। हमने तुम्हें इसराइलियों की कैद से रिहा कराने के लिए एक मंसूबा बनाया और बैरूत पहुंच गए, जहां हमने उस कैंप के एक अफसर को अगवा कर लिया जहां तुम्हें कैद किया गया था। हमें ये जानकर हैरत हुई कि वो तुम्हारी असलियत से नावाकिफ थे। बहरहाल ये जरूर मालूम हो गया कि तुम पहले ही उनकी कैद से फरार हो चुके हो। मजीद तस्दीक करने की गरज से हमने एक और अफसर को अगवा किया, उससे भी वही मालूमात हासिल हुई। इन मालूमात से यही नतीजा अखज किया जा सकता था कि तुमने जामे शहादत नोश कर लिया होगा, लेकिन मैडम इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी।
انہوں نے حکم دیا کہ جب تک علی یار خان کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہ مل جائے علی گروپ کا ہر ممبر تمہاری تلاش پر مامور رہے گا۔ میں نے حیرت سے کہا تو کیا تم لوگ اس وقت سے ہی مجھے تلاش کر رہے ہو؟ برڈ نے کہا ہاں، تمہاری شہادت کی تصدیق بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور سراغ بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار میڈم نے نیا حکم جاری کیا کہ تمہارے بارے میں کوئی اطلاع ملنے تک جو بھی یہودی ایجنٹ زد پر آئے اسے بلا تردد ہلاک کر دیا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے پوچھا اوہ، اسی لیے تم لوگ ایکس کا نشان استعمال کر رہے تھے؟ برڈ نے کہا ہاں، شروع میں ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایکس سے مراد تہذیب میلکم ایکس ہے، اس کے بعد ہم صرف ایکس کا نشان بنانے پر ہی اکتفا کرنے لگے۔ اب تک ہم ان کے درجنوں ایجنٹ ہلاک کر چکے ہیں اور موساد کے بڑوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ ہم تمہاری تلاش میں ہیں اور موساد کے ایجنٹ علی گروپ کے ارکان اور تہذیب میلکم ایکس کا سراغ لگانے کے در پہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بیروت سے گوئٹے ہل منتقل کر دیا ہے۔ بیروت میں ہمارے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ گوئٹے ہل کے ذکر سے مجھے جنرل اور کیتھی براؤن یاد آ گئے اور میں نے برٹ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا وہ دونوں بھی تم سے بے حد محبت کرتے ہیں چیف، اور جب سے تمہاری زندگی کی خبر ملی ہے وہ دونوں بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا میری زندگی کی خبر؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں؟ برٹ نے کہا اسرائیل کے کانکورڈ اغوا ہونے کے بعد تمہاری زندگی کا راز افشا ہوا۔ گو کہ اس سے قبل بھی ہم نے تنظیم آزادی فلسطین سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ کانکورڈ اغوا ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں نظر آ رہے ہیں۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ایک عرصے بعد تہذیب کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا اور وہ مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اب میرے لیے مزید ضبط کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے بے تابی سے کہا لیکن تہذیب کہاں ہے؟ کیا وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں؟ برٹ مسکرایا، بولا فراق کی ایک رات اور باقی رہ گئی ہے، میڈم کل صبح یہیں پہنچ جائیں گی۔ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ تہذیب اگر مجھ سے ملنے کے لیے اتنی بے چین تھی تو اصولی طور پر اسے پہلی فرصت میں یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا تم لوگ یہاں کب سے ہو؟ برٹ نے بتایا کئی روز ہو گئے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھ گئے ہو، اس کے بعد ہم کچھ معلوم نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے کہا تہذیب نے یہاں پہنچنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ تو مجھ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی۔ برٹ نے بڑی معصومیت سے کہا اس سوال کا جواب تو میڈم ہی دے سکیں گی، بھٹ بھلا کیا بتا سکتا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ برٹ شرارت آمیز انداز میں مسکرایا اور پھر فوراً ہی سنجیدہ بھی ہو گیا۔ بولا یہی بتا دیا تو پھر چھپانے کو کیا رہ جائے گا؟ تم سے کون سی بات چھپائی جا سکتی ہے چیف؟ میڈم کی ہدایت تھی کہ اگر تمہارا سراغ مل جائے تو پہلی فرصت میں یہ اطلاع تم تک پہنچا دی جائے، مگر میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے گھورا، کہا کیوں؟ وہ بولا اطلاع بہت عام ہے چیف، اگر میڈم کل صبح یہاں پہنچنے والی نہ ہوتی تو میں تمہیں آگاہ کر دیتا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بات تم خود میڈم کی زبانی ہی سنو۔ مجھے بٹ پر غصہ آیا مگر میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں غصے میں ہوں۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے اور اس سے پوچھا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں نے اس بنگلے میں پناہ لی ہے؟ وہ بولا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم تمہاری تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی ایجنٹوں کو بھی ٹھکانے لگا رہے تھے۔ یہاں ہم تمہیں تو نہیں ڈھونڈ سکے مگر آرتھر ہماری نظروں میں آ گیا۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنے پر مزید شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور پھر تم برڈ کے طریقہ کار سے تو واقف ہی ہو۔ ہم نے اس کی سیکرٹری کو اغوا کر لیا۔ جب اس کی سمجھ میں پیار محبت کی زبان نہیں آئی تو ہم نے اپنا مخصوص طریقہ آزمایا۔ نازک اندام سیکرٹری نے ذرا سے ہی تشدد کے بعد زبان کھول دی اور وہ باتیں تک بتا دی جو ہم نے اس سے پوچھی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت نارمن شلوف میرے اس بنگلے میں پناہ لینے کے بارے میں تمہیں کس طرح معلوم ہوا اور تم غیر متعلق باتیں کیے جا رہے ہو؟